नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए प्रदेश 360 की शुरुआत करते हैं रामपुर से आई खबर के साथ, जहां रामपुर को समाजवादी पार्टी का भेद्य किला माना जाता है। अब उसी रामपुर से आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है और कहा है अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। आजम खान के मीडिया प्रभारी के इस हमले से सूबे की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि अब तक आरोप विरोधी लगाते थे, लेकिन अब आजम खान के कुनबे से ही यही सुर सुनाई दे रहा है। आजम खान के कुनबे से अखिलेश पर पलटवार। सीएम योगी के बयान को बनाया निशाने का हथियार। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते, क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, तो स्वयं ही नहीं चाहते। उनसे पूछो ईमानदारी से क्या है। चाचा शिवपाल यादव की अखिलेश से नाराजगी की अटकलें जब आसमान पर हैं, ठीक तभी समाजवादी पार्टी के भीतर आजम खान के करीबियों की तरफ से अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला जाने लगा है। क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खान कैसे कहा, क्या ये मान लिया जाए? खबर रामपुर से आई है, जहां आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान और शानू ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ही सीधे निशाना साधा है। फसाहत खान ने सपा के बैनर तले ये बातें कही। फसाहत खान के आरोपों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने सीएम योगी के उस बयान को सही ठहराया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय नीति को, हमारे स्टेजों पर हमारा नाम भी लेना चाहते हैं। भाई, आपने इलेक्शन के बारे में बताया, आतंकवादियों के विरोध थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा टीका अब्दुल ने ले लिया है, दरी भी अब्दुल उठाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। आजम खान के करीबी फसाहत खान ने जिस मीटिंग में ये बात कही, उसमें सपा के रामपुर के कई नेता मौजूद थे। बैठक में मशकूर अहमद उर्फ मुन्ना, सपा के एमएलसी प्रत्याशी, नगर अध्यक्ष आसिम राजा और आजम खान के कई दूसरे समर्थक भी मौजूद थे। इन सब के सामने आजम खान के मीडिया प्रभारी ने जब अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा तो सबने तालियां बजाई। कोरोना का टीका आजम खान साहब ने इसलिए लगवाया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था मैं कोरोना का टीका नहीं लगाऊंगा, नतीजा ये होगा कि मौत के मुंह में चले गए आजम खान साहब और आपकी हमारे सभी गांवों से आजम खान साहब ने उन्हें भाई ने बताया। इस बयान से साफ है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के भीतर खास तौर पर आजम खान के समर्थकों के बीच सब ठीक नहीं। बगावत की चिंगारी जब आजम खान के खेमे से ही सामने आने लगे तो बात और भी बड़ी हो जाती है। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो काफी मंथन के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस को उसका कप्तान मिल ही गया। कांग्रेस ने उत्तराखंड में करण माहरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो विधायक दल का नेता यशपाल आर्य नियुक्त हुए हैं। जबकि विधायक दल के उपनेता की बात करें तो भुवन चंद कापड़ी की नियुक्ति हो गई है। ये वही भुवन चंद कापड़ी हैं जो विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से इन्होंने चुनाव हराया था। और अब देखिए, लंबे मंथन के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में अहम पदों पर नाम सामने आ चुके हैं। करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में होंगे। कल राहुल गांधी के बयान के बाद आज बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मायावती ने राहुल गांधी के बयान को जातिवादी मानसिकता का बताया और कहा कि राहुल गांधी का दावा गलत है। राहुल के बयान का खंडन करती हैं वो। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने कभी दलितों के लिए कुछ नहीं किया।
आपको ये बताएं कि कल राहुल गांधी ने मायावती पर गठबंधन नहीं करने का आरोप लगाया था। कहा था कि मायावती को कांशीराम या दलितों से कोई मतलब नहीं है। खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। तो आपने सुना मायावती का वो बयान जिसमें आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर कई तरीके के हमले किए और क्या क्या बातें कही मायावती ने, आप भी सुनिए। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। आइए हम आपको दोनों बयान सुनवाते हैं कि गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने क्या दावा किया था और मायावती ने उसका क्या जवाब दिया। मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनावी नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। इधर मायावती के बयान पर कांग्रेस ने ट्वीट कर पलटवार किया है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि प्रयागराज में एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। तब प्रियंका गांधी जी ने उस परिवार के आंसू पोंछे, हाथ थामा।
दलितों के साथ अन्याय पर मायावती जी की चुप्पी के कारण ही दलित समाज सवाल पूछ रहा है कि बहन जी उस वक्त कहां थी। तो देखिए, ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस की ओर से, जहां पर यह सवाल पूछा गया है मायावती की ओर से। और उधर बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके तहत मुख्तार की मां राबिया अंसारी के 3 करोड़ 25 लाख के प्लॉट को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। योगी सरकार 2.0 की वापसी के बाद एक बार फिर से माफिया मुख्तार अंसारी उसके परिवार की मुश्किलों में इजाफा होता दिख रहा है। मुख्तार की हेकड़ी हुई तार-तार। कार्रवाई की जद में पहले आया मुख्तार। कार्रवाई के निशाने पर फिर आया परिवार। 90 के दशक से पूर्वांचल की गलियों में अपनी मूंछ परताव देकर घूमने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी की सारी हेकड़ी निकाली जा चुकी है। वो इस वक्त बांदा जेल में बंद अपने गुनाहों के एवज में मिलने वाली सजा का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक एक कर उसकी सारी संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चल रहा है या फिर उसे जब्त किया जा रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्तार अंसारी परिवार के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस इमारत पर कार्रवाई की गई उसे मुख्तार अंसारी ने अपनी मां के नाम पर खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर पहले भी नोटिस दिया जा चुका था। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माता जी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है एवं इसका बाजारू मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपया। गाजीपुर पुलिस की तरफ से मुख्तार के खिलाफ जो हंटर चला है उसमें करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में कार्रवाई, करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट कुर्क। मुख्तार अंसारी की मां के नाम पर थी संपत्ति, करीब 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के अंतर्गत एक कुर्की कार्रवाई की गई है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माता जी के नाम पर थी। ऐसे में इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? इसकी बाजारू कीमत लगभग 3.25 करोड़ है और ये अभी कुर्क कर दी गई है। जिस गाजीपुर की गलियों में रौब झाड़ता था मुख्तार, उन्हीं गलियों में घूम घूम कर पुलिस उसकी अकड़ को नीलाम कर रही है। 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी को बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब मुख्तार के परिवार के नाम दर्ज संपत्तियों पर ये सरकारी नोटिस चस्पा हुआ हो। इससे पहले भी मुख्तार की मां के नाम पर दर्ज करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। 9 जून 2021 को मऊ पुलिस ने की थी कार्रवाई। दक्षिण टोला इलाके की संपत्ति को किया था जब्त। करीब 24 करोड़ की संपत्ति पर लगा सरकारी ठप्पा। 2015 में मुख्तार अंसारी ने मां के नाम कराया था बैनामा। योगी सरकार 1.2 में पहले ही मुख्तार एंड फैमिली के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के साथ साथ उनकी पत्नी के नाम खड़ी की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो वहीं अब योगी सरकार 2.2 में भी वही कार्रवाई जारी है। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी में रेलवे विभाग के इंजीनियर्स से रंगदारी मामले में गोसाईगंज ने सपा विधायक अभय सिंह सहित उसके गुर्गों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक का निर्माण करा रहे इंजीनियर्स ने रंगदारी को लेकर 3 दिन में राम सनेही घाट कोतवाली में 2, वहीं दरियाबाग में 1 केस दर्ज करवाया है, जिनमें रंगदारी, लूट, छिनैती, मारपीट और जान से मारने की धमकी भी शामिल है। बाहरी लोग साइट पर भी और ऑफिस में भी आकर
पैसे की डिमांड करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। वादी की तहरीर के आधार पर उचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। मुरादाबाद में एक मुस्लिम दंपति ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई और न्याय नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन की बात कही। मामला कटघर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने अपने परिजनों और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद और उनकी पत्नी समीना परवीन का आरोप है कि रुवेद के भाई बहनोई ने फर्जी मुकदमों में उन्हें फंसा दिया है। संपत्ति से अलग करने की साजिश रची जा रही है। यह भी आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में हिंदू धर्म को वो अपना लेंगे। वहीं AIMIM के नेता मोहम्मद रुवेद साबिर की पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का? हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर। सीतापुर जिला जेल में आज कैदियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए गायत्री मंत्र बजाया गया और इस जेल में बंद सपा सांसद आजम खान भी अन्य कैदियों के साथ गायत्री मंत्र का पाठ सुने। उन्होंने भी दरअसल यूपी में दोबारा सत्ता वापसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के जेलों में मृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र बजाने का फैसला लिया था। इससे पहले यूपी के जेल में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गायत्री मंत्र बजाने को लेकर निर्देश जारी किए थे। उन्होंने बताया कि जेल में बंद कैदियों की मानसिक शांति के लिए ये मंत्र बजाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक आदेश से अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। दरअसल माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल में प्राइवेट स्कूल को मिली फीस बढ़ाने की अनुमति दी है, जिसके बाद से अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में अगर फीस बढ़ गई तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत असर आएगा। वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधक ने फैसले को सही बताया। लेकिन जहाँ तक आपने महंगाई की बात करी तो महंगाई दोनों पक्षों के लिए, विद्यालयों के लिए भी उसी बराबरी से है। स्कूल की चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, डीजल पेट्रोल के रेट देख लीजिए, उसकी वजह से स्टेशनरी सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं। और फी रेगुलेशन एक्ट जो 2018 में यूपी सरकार ने पास किया था, उसके बाद कोविड की परेशानी सामने आई और 19-20 सत्र के बाद सरकार ने फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी। तो जो 19-20 में जो फीस थी उसके ऊपर अभी एक और जियो हो गया था 7 जनवरी को कि इस वर्ष भी 2022 और 23 के लिए भी फीस की वृद्धि नहीं होगी। फतेहपुर में आग के तांडव ने किसानों की 800 बीघा फसल को खाक कर दिया, जिसके बाद से किसानों में हड़कंप है। दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियों ने किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया। तो फतेहपुर से ये आग का तांडव आप देख सकते हैं, विकराल स्वरूप है। सूखी फसल है और आग तेजी से फैलती चली गई। बड़ी खबर रामपुर से। रामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ओवरटेक करते समय आमने सामने भिड़े 2 ट्रक। NH-24 हाईवे पर ट्रकों में भिड़ंत की तस्वीरें आई हैं। देखिए ट्रक के भिड़ंत के बाद किस तरीके से दोनों ट्रक आग के हवाले हो गए। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बताया जा रहा है कि जोरदार टक्कर हुई दोनों ट्रक की आमने सामने की। उसके बाद कुछ इस तरीके का मंजर था। बात करते हैं बड़कोट की। जंगल में आग लगी हुई है और देखते ही देखते ये आग 2 बड़े हिस्सों में फैल जाती है। आज ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे 123 पर कुछ इस तरीके से फैली कि सड़क के दोनों तरफ चीड़ के पेड़ हैं, सूखे पत्ते हैं और आग आगे बढ़ती चली गई, फैलती चली गई। सुबह धुआं दिखाई दिया। जब हम 7:30 बजे करीब धुआं दिखाई दिया तो हमने धुआं देखा। जैसे धुआं देखा तो हम लोग यहाँ पे स्टाफ को लेके सब लोग आ गए और कंट्रोल हो गई, लगभग कंट्रोल कर दिया। वहीं उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के जंगलों में भी आग की खबर मिली। एक बड़े हिस्से में यहाँ आग लगती है और उसके बाद आग बुझाने की बात करें तो वन विभाग इसमें नाकाम नजर आता है। वरुणावत पर्वत पर बेशकीमती पेड़ लगाए गए थे, आपको बताएं। तो उत्तरकाशी में जंगल के एक बड़े हिस्से में आग की ये खबर और तस्वीर सामने आई।
उत्तराखंड के जंगल में अगर आग बुझाने का काम कहें तो बहुत स्लो है। किस तरीके से हो रहा है ये आप समझिए कि जंगल अभी भी सुलग रहे हैं। ताजा तस्वीरें चमोली और रानीखेत की देखिए। यहाँ पर भी जंगल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। बुझाने का तौर तरीका वही है, पत्तों से, टहनियों से ही इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो ताजा तस्वीरें आपके सामने चमोली और रानीखेत से हैं। रानीखेत के जंगल भी धू धू करके जल रहे हैं। रानीखेत के दलमोटी में जंगल में आग लगी और इसे बुझाने में वन विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग काफी तेजी से फैल रही थी। धुएं के कारण आग को बुझाने में दिक्कत आ रही थी, मगर किसी भी तरीके से यहां आग पर काबू पा लिया गया। हैरानी की बात यह है कि वन कर्मी अभी भी पेड़ की टहनियों के सहारे ही आग बुझाते नजर आते हैं। चमोली के जंगल में आग लगी है और आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपने जद में लिया है। जंगल जल रहे हैं। नंदानगर ब्लॉक के जंगल में 2 दिन से आग लगी हुई है। उधर जंगल की आग से जो धुआं उठ रहा है, इससे सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो देखिए, जंगल में आग और उठता धुआं अब लोगों के लिए परेशानी का सबब है। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर एक दुकान में आग लग गई और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग लगी है। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरीके से लोगों ने बाल्टियों में पानी भरकर खतरे पे खेलकर इस आग पर काबू पाया। हालांकि इस दरमियान इस दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। तो बड़कोट की तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफी खतरनाक है, आग को बुझाने की ये कोशिश। हालांकि आग बुझाई गई, लेकिन दुकान में रखा सारा जमा सामान आग के हवाले। बड़कोट में आंधी की वजह से भी अफरा तफरी मची है। देखिए, तेज हवाओं के झोंकों ने कई पेड़ उखाड़ दिए। लोगों के घर की छतों पर रखे टीन शेड उड़ गए। किसानों के खेत में पॉली हाउस भी आंधी तूफान से बच नहीं पाए। पॉली हाउस को भी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं पॉली हाउस में लगी सब्जियां भी काफी नुकसान हुई है। और ये देखिए, जो तस्वीरें आई हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि तेज हवाओं ने भी लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ाई हैं। पुरोला तहसील में चंदोली के पास एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया, जिसके बाद कार सवार 3 लोग घायल हो गए। दुबाटा के पास ये कार खड़ी थी और ऊपर से पेड़ गिरा, जिसके बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें आई। देखिए, इस कार में लोग सवार थे, वो भी घायल हुए हैं, लेकिन कार की हालत देखिए आप। ये 2 तस्वीरें देखिए, बस के ऊपर पेड़ गिरने की और कार के ऊपर पेड़ गिरने की, और दोनों ही तस्वीरें बयां करती हैं काफी रिस्की है कार को पार्क भी करना। तो देखिए, जंगल की आग के साथ साथ तेज हवाएं और कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी आ रही हैं पहाड़ों से, जहां 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ कार है, एक तरफ बस। इन दोनों के क्षतिग्रस्त होने की वजह इनके ऊपर पेड़ का गिरना है।